जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी एग्जामों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने आज से आज से साइंस की जो है स्पेशल क्लास प्रारंभ की है साइंस की स्पेशल क्लास प्रारंभ की है, जो विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे, सुपर टेट, टेट, यूपीपी, एसएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ एवं अन्य सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों साइंस की इस क्लास में आज जो है हम सबसे पहले बायोलॉजी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में, यानी बायोलॉजी के जितने टॉपिक हैं सबसे पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की जो पहली क्लास है बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक जो है उनको पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले देखते हैं इनको टॉपिकों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। फिर आज ही जो है ये सबसे पहला टॉपिक जो है परिचय यानी इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन वाला है ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो पढ़ना है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? परिचय यानी इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? कोशिका यानी सेल पढ़ना है। ठीक है, कोशिका यानी सेल। और उसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? कोशिका विभाजन। कौन सा हो जाएगा? कोशिका विभाजन हो जाएगा। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन हो जाएगा। चौथा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? ऊतक यानी टिश्यू हो जाएगा। कौन सा पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा हो जाएगा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा होगा? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद अगला टॉपिक होगा श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र हो जाएगा यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद अगला टॉपिक होगा तंत्रिका तंत्र। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक होगा प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक होगा अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में। उसके बाद फिर अगला टॉपिक होगा ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मानव शरीर की जो ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर की ग्रंथियां। फिर उसके बाद मानव शरीर का पोषण यानी मानव शरीर में जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? मानव रोग। क्या? मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक है जैसे विटामिन वगैरह हो गए विटामिन हो गए, जीवों का वर्गीकरण हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो अन्य सभी टॉपिकों को फिर इसी भी क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आज जो है इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक कवर करते हैं। तो चलते हैं क्लास पे, इंट्रोडक्शन वाले पे, है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि आखिर बायोलॉजी किसे कहा जाता है बायोलॉजी किसे कहा जाता है तो बायोलॉजी किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं जीवधारियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है विज्ञान की, उसमें उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक, फिर पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, है ना। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक, कब किया था? 1802 में। कब किया था? 1802 में। पूछा जाता है जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है बायोस और एक है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी जीवन का अध्ययन। क्या होता है? जीवन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। स्टडी ऑफ लाइफ ये किसे कहा जाता है? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोस का मतलब लाइफ यानी जीवन, लोगोस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन हो जाएगा। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था। और जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है यानी बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे मिलकर बना है?
बायोस और लोगोस से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है? बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। आगे चलते हैं भी दोस्तों, देखते हैं बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में? 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा गया। तो एक तो है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी हो जाएगा, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, है ना। तो बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बांटा जाता है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी। तो पूछा जाता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक, है ना, जंतु विज्ञान के जनक या फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान। और जूलॉजी का जनक भी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। तो अरस्तु ने लगभग 500 प्लस जीवों का अध्ययन किया, है ना, और 500 प्लस जीवों का जो अध्ययन किया है उन सभी अध्ययनों को एक पुस्तक में नोट किए हैं, ठीक है। वो पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओ सॉरी दोस्त, हिस्टोरिया एनामिलियम। हिस्टोरिया एनामिलियम कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिया एनामिलियम। हिस्टोरिया एनामिलियम ये किसकी पुस्तक का नाम है? ये अरस्तु की पुस्तक का नाम है। कौन सी है? हिस्टोरिया एनामिलियम, ठीक। हिस्टोरिया एनामिलियम अरस्तु की पुस्तक का नाम है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है, ठीक। और थियोफ्रिस्टस ने भी लगभग 500 प्लस वनस्पतियों का अध्ययन किया और उनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी, है ना। यानी वनस्पतियों से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम है। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक का नाम है? ये थियोफ्रिस्टस की है। किसकी पुस्तक का नाम है? थियोफ्रिस्टस की। और हिस्टोरिया एनामिलियम किसकी है? ये अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रिस्टस। और बॉटनी यानी वनस्पतियों से संबंधित पुस्तक कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगी। और जंतुओं से संबंधित पुस्तक कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिया एनामिलियम। कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिया एनामिलियम हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं अगला टॉपिक हो जाएगा जीवधारियों के गुण, है ना। जीवधारियों में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण होता है उसमें कोशिकी संगठन होता है। क्या होता है? कोशिकी संगठन होता है, ठीक है। कोशिकी संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रत्येक जीव जो होता है वो किससे बना होता है? एक कोशिका या बहुकोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? कोशिकीय संगठन, ठीक है। उसके बाद अगला जो है जीव द्रव्य, है ना। जीवों में क्या होता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक कोशिका द्रव्य होता है, एक होता है केंद्रिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं ना। तो कोई भी जीव है उसमें क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है ना। और जीव द्रव्य क्या है? किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार, है ना। किसी भी जीव का क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। कौन सा है? जीव द्रव्य। इसको किसने कहा था? जूलियस हैक्सले ने। आगे अभी कवर करेंगे जितनी समय कोशिका पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला अगला गुण कौन सा हो जाता है? जीवों का अगला गुण कौन सा होगा? आकृति एवं आकार, है ना। जीव में क्या होता है? एक आकृति होती है और एक आकार होता है यानी शेप एंड साइज होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? जीवों की पहचान करते हैं ना। तो जीवों में क्या होता है? आकृति एवं आकार एवं शेप एंड साइज होता है, ठीक है। उसके बाद अगली क्रिया कौन सी होती है? उपापचय। जीवों में कौन सी क्रिया होती है? उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कौन सी क्रिया होती है? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक। एक अपचय होती है यानी कैटाबॉलिज्म होती है, और एक उपचय होती है एनाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये 2 क्रियाएं होती हैं। तो कैटाबॉलिज्म यानी अपचय के अंतर्गत श्वसन एवं उत्सर्जन आता है, और उपचय के अंतर्गत क्या आता है? पोषण आता है। क्या आता है? पोषण आता है ना। तो अगला गुण देख लेते हैं। तो पहला कौन सा था? कोशिकीय संगठन होता है, जीव द्रव्य होता है, आकृति एवं आकार होता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, ठीक है। अगले गुण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगला है कि कोई भी जीव है उसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन यानी रिस्पायरेशन, है ना। श्वसन की क्रिया होती है। कोई भी जीव है उसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। कोई भी जीव श्वसन में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी जीव है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रजनन की क्रिया। कौन सी होती है? प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। कौन सी होती है?
रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, अगला जो हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होता है, जीवों में पोषण होता है। पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना, पोषण होता है ना, जीवों में क्या होता है, पोषण यानी न्यूट्रिशन होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, जीवों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशन होता है। अनुकूलन यानी एडाप्टेशन होता है ना, यानी कहने का मतलब अपने जीवन संघर्ष को सफल बनाने के लिए अपनी संरचनाओं एवं कार्यों में निरंतर परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, संवेदनशीलता, है ना। संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, क्या होती है, सेंसिटिविटी, किसी भी जीव में क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। ठीक है, संवेदनशीलता होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि परिवर्तन के यानी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर अपने शरीर का परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, संवेदनशील यानी सेंसिटिविटी होती है किसी भी जीव में। ठीक, और क्या होता है कि किसी भी जीव में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन यानी CO2 का उत्सर्जन होता है, और यूरिन के माध्यम से जितने सारे विषाक्त पदार्थ हैं शरीर के वो बाहर होते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक, और कोई भी जीव होता है उसमें क्या होता है, जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, जन्म से लेकर मरण तक यानी मृत्यु तक जो भी लाइफ साइकिल सर्कल होता है उसी को जीवन चक्र बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सभी गुण किस में होते हैं, जीवों में होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से गुण होते हैं जीवों में। एक तो होता है कोशिकी संगठन होता है, जीव द्रव्य होता है, आकृति एवं आकार होता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, और उसके बाद क्या होता है कि कोई भी जीव है तो उस जीव में जो है श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, अनुकूलन होता है, संवेदनशीलता होती है, उत्सर्जन होता है, और जीवन चक्र होता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जीवधारियों के गुण हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बताओ निम्न में से कौन सा जीवधारियों का गुण है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर दोस्तों अगले टॉपिक पर। अगला है जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला पॉइंट देखते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जान रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, जान रे नामक वैज्ञानिक। तो ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया है, जान रे वैज्ञानिक। कौन थे, जान रे नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला पॉइंट है लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में, है ना, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का है। किसका है, कैरोलस लीनियस का है। यानी पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का है। किसका है, कैरोलस लीनियस का है। ठीक, लीनियस ने यानी कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तकों, है ना, इनकी कौन कौन सी पुस्तक हैं, ये पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन कौन सी हो जाती हैं, एक तो है जेनेरा प्लांटेरम। कौन सा है, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, और क्लासेस प्लांटेरम, और फिलोसोफिया। कौन सा हो जाएगा, फिलोसोफिया बॉटनिका। कौन सा हो जाएगा, फिलोसोफिया बॉटनिका, है ना, फिलोसोफिया बॉटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप पर प्रकाश डाला है। किसने डाला है, किसने डाला, लीनियस ने। ठीक है, तो कौन कौन सी पुस्तक हो जाएंगी, एक है जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, है ना। इसमें क्या किया, जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। किसने डाला है, लीनियस ने। तो ये पुस्तकें याद रखना, पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, लीनियस की। किसकी है, कैरोलस लीनियस की। तो वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया है, किसने प्रदान किया है, ये जान रे ने। किसने, जान रे, यानी जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार किसने, जान रे ने। और लेकिन जीवधारियों को जो आधुनिक वर्गीकरण है इसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका है, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है
कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत यानी दो किंगडम यानी टू किंगडम में विभाजित किया है ना। तो सिस्टेमा नेचुरे में कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में, कितने जगतों में विभक्त किया? दो जगत। वो कौन कौन से हैं? एक तो है पादप जगत और एक है जंतु जगत, है ना। कौन से हैं? पादप जगत और जंतु जगत हैं। दो भागों में इन्होंने बांटा है और इसी के आधार पर कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दो जगत बनाए, दो जगतों में बांटा है? तो सिस्टेमा नेचुरी यानी पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, है ना। ये दो जगतों में इनको डिवाइड किया। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों, आगे देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है आधुनिक जीव विज्ञान में, है ना, अगला पॉइंट है आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर.एच. व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है ना। 5 जगत वर्गीकरण, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया जाता है। जो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर, है ना। इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता इस समय प्राप्त है। तो पूछा जाता है कि जो जीवधारी हैं, जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा है? तो आर.एच. व्हिटकर। किसने बांटा है? आर.एच. व्हिटकर। वो 5 जगत कौन कौन से हैं या 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा मोनेरा। कौन सा हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा। फिर हो जाएगा पादप जगत हो जाएगा यानी प्लांट जगत, और उसके बाद हो जाएगा कवक यानी फंगाई यानी फंजी हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत। ये 5 जगत में किसने बांटा है? आर.एच. व्हिटकर ने। और कैरोलस लीनियस ने कितने में? 2 जगत में। कौन कौन से? एक तो पादप था, एक जंतु, है ना, पादप और जंतु। उसके बाद 5 जगत यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ये आर.एच. व्हिटकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है, अब इन्हीं सबको एक एक को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे कि किसकी क्या विशेषता है और यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोनेरा जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा को। किसको देखते हैं? मोनेरा को, है ना। तो मोनेरा में क्या है कि इस जगत से संबंधित, है ना, मोनेरा में कौन कौन से पॉइंट? इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है? केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कहने का मतलब है कि जो मोनेरा जगत के जीव होंगे इनकी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक विहीन का मतलब क्या होता है? इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी सेल वॉल कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। ये भी पॉइंट याद रखना कि मोनेरा जगत के जो हैं इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी सेल वॉल जो है ये कुछ में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कोशिका कैसी होती है मोनेरा जगत के? प्रोकैरियोटिक, और इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होते। और मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो एक तो आता है जीवाणु यानी कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया। जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है, और विषाणु यानी वायरस, और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो पूछा जाता है वायरस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आएंगे? मोनेरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, नील हरित शैवाल, है ना। जीवाणु, विषाणु, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनको कुछ ऐसे याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि विषाणु जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत। ठीक, आगे चलते हैं फिर दोस्तों। मोनेरा के बाद अगला देख लेते हैं प्रोटिस्टा। कौन सा जगत हो जाएगा? प्रोटिस्टा जगत, है ना। प्रोटिस्टा जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें कौन से जीव आते हैं?
एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव, यानी ये जो जीव होते हैं ये एक कोशिका से बने होते हैं ना। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं ना। अभी आगे कोशिका पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी कोशिका वाले जीव और यूकैरियोटिक मतलब नई कोशिका वाले जीव, ठीक। और प्रोकैरियोटिक वाले जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यूकैरियोटिक वालों को हम देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं हम सब नग्न आंखों से, उन सब की कोशिका किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक प्रकार की है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में क्या विशेषता है कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत, पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। पूछा जाता है कि पादप जंतु एवं कवक के बीच की कड़ी का कार्य कौन सा जगत करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है, प्रोटिस्टा हो जाएगा। और इसमें अगला पॉइंट है, कुछ में है ना, जो प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव होते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वाल कुछ में पाई जाती है, ठीक। और ये क्या होते हैं? ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि भोजन स्वयं से भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। तो स्वपोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो सुने होंगे, अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, क्लोरेला, एक कोशिकी शैवाल, एक कोशिकी शैवाल। ये किस जगत के अंतर्गत आएंगे? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, क्लोरेला और एक कोशिकी शैवाल, ठीक है। शैवाल को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि नीलहरित शैवाल किसके अंतर्गत आया था? मोनेरा के अंतर्गत, है ना। और एक कोशिकी शैवाल किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा, ठीक। अमीबा किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा, युग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, क्लोरेला, एक कोशिकी शैवाल, ये सब किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इनको कुछ ऐसे याद रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला जगत हो जाएगा, अगला जगत है कवक, है ना। कौन सा हो जाएगा? कवक यानी फंगी, है ना। कवक या फंगी या फंजाई कहा जाता है, ठीक। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जो कवक होते हैं कवक जगत के, तो ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, है ना। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक। ये विषम पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं, जो पोषण के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर कौन सी जगत के जीव निर्भर रहते हैं? तो कवक जगत के। कौन से होते हैं? कवक या फंगी, है ना, या फंजाई जगत, ठीक है। और कवक जगत के जीवों को क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है ना। कवक को क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है ना, क्योंकि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कवक है ना, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक। और कवक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एक तो होता है ईस्ट, कौन कौन सा आएगा? ईस्ट आएगा, पेंसिलियम, पेंसिलियम और मशरूम। तो मशरूम किस जगत के अंतर्गत आता है? कवक जगत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कवक। तो ईस्ट, पेंसिलियम और मशरूम, इन दोनों को याद रखना। ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं? कवक जगत के अंतर्गत। तो कवक जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। कवकों को मृतजीवी भी कहा जाता है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? एक तो आता है ईस्ट होता है, पेंसिलियम होता है और मशरूम। मशरूम किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं पादप जगत। कौन सा जगत हो जाएगा? पादप जगत, है ना। पादप जगत यानी प्लांटी, प्लांटी यानी पादप जगत के अंतर्गत, है ना, ठीक। तो इसमें देखते हैं, यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं ना, यानी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये इस जगत के जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ना, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं ना। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कौन कौन से जगत के?
तो पादप जगत के। ठीक, उसके बाद अगला है द क्लोरोफिल धारक, है ना, क्लोरोफिल धारक सभी पौधे, है ना, क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जितने सारे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ये स्वपोषी होते हैं और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और क्लोरोफिल धारक जितने भी पौधे हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला भी चलते हैं, लास्ट होगा जंतु जगत। कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत, है ना। तो जंतु जगत में देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो पहला है, इस जगत में बहुकोशिकीय जंतु शामिल किए जाते हैं ना। जंतु जगत में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया जाता है। किसको? बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। यानी जंतु जगत को क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटाजोआ किसे कहते हैं? जंतु जगत के जीवों को कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये याद रखना। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी वर्ग, स्तनधारी जीव, है ना। जितने सारे स्तनधारी जीव हैं इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत। कौन कौन आएगा? एक तो हाइड्रा है, जेलीफिश है, कृमि है, स्टार है ना, स्टारफिश है, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव और इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी के अंतर्गत ही मानव आ जाएगा। ठीक है, तो मानव किस जगत के अंतर्गत आता है? जंतु जगत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? जंतु जगत के अंतर्गत। कोई भी जीव है, कोई भी जानवर है, सब किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे थे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है? जॉन रे, है ना। ठीक, और द्विजगत प्रणाली में किसने विभक्त किया है? कैरोलस लिनियस ने। और पांच जगत प्रणाली में किसने विभक्त किया है? आर.एच. व्हिटकर ने। किसने? आर.एच. व्हिटकर, है ना। जंतु और पादप जगत किसने बनाया था? किसने? कैरोलस लिनियस। किसने? कैरोलस लिनियस ने। और आर.एच. व्हिटकर के पांच जगत कौन कौन से थे? एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और फंगी, है ना। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, आर.एच. व्हिटकर का पांच जगत विभाजन। ठीक है, आगे चलते हैं फिर दोस्तों। बस यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और जो इस चैनल पर बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो कोशिका की होगी, यानी सामान्य परिचय तो बायोलॉजी का हो चुका है। इसकी अगली क्लास जो होगी वो कोशिका से होगी, यानी सेल से होगी, है ना। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।